ने अपना भविष्य अपनी हस्तरेखा के द्वारा पंडित ओमकारनाथ पांडे हस्तरेखा विशेषज्ञ द्वारा आज आए हैं। पंडित ओमकारनाथ पांडे जी हमारे स्टूडियो में और वो आप लोगों के बीच में बताएंगे हस्तरेखा के बारे में कि वो उसका क्या फल होता है और वो उसका भविष्य में हम लोगों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, नमस्कार राहुल जी। ज्योतिष में बहुत सारे चीज से हम भविष्य के बारे में जानते हैं, जैसे जन्म कुंडली हो गया, अंक शास्त्र हो गया, हस्तरेखा हो गया। तो आज हम लोग हस्तरेखा के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म डेट और ये जन्म का समय पता नहीं रहता है, तो उनको भविष्य के बारे में जानने की इच्छा रहती है कि मेरा भविष्य क्या है। तो उनको हस्तरेखा के द्वारा बताया जाता है कि आपकी हस्तरेखा में कौन सा ग्रह किस पोजीशन में है और उसका क्या फलादेश होता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, एक छोटे से बोर्ड पर मैंने हाथ का फोटो बनाए हैं। ये देखिए, ये हाथ का फोटो है और इसमें दर्शाया गया है कि बुध कहाँ है, सूर्य कहाँ है, शनि कहाँ है, गुरु कहाँ है, मंगल कहाँ है, और बहुत सारी रेखाएं निकलती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हस्तरेखा में सबसे पहले बुध और गुरु के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बुध और गुरु जो होते हैं वो कुंडली हो या हस्त हो, रेखा हो, ये दोनों में अच्छा प्रभाव देते हैं और ये सकारात्मक ग्रह होते हैं। साथ में सूर्य भी है, उनका भी प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। तो हस्तरेखा में यदि बुध पर्वत उच्च का हो और गुरु पर्वत उच्च का हो, ये बुध का प्लेस है, कनिष्ठिका उंगली के सामने नीचे में जो रहता है उसको बुध पर्वत बोलते हैं, बुध का जगह बोलते हैं, बुध का स्थान बोलते हैं। और तर्जनी के ठीक नीचे वाले भाग में यहाँ बृहस्पति या इनको गुरु बोलते हैं। तो यदि बुध और गुरु हस्तरेखा में मस्तक बनाए हुए हैं, उच्च के हैं, तो उसका बहुत बड़ा अच्छा फल होता है। बहुत सारे लोग इस तरह के जिसका बुध और गुरु अच्छे होते हैं, उच्च के होते हैं, तो उनके कुंडली में या उनके हस्तरेखा में या उनके जीवन में राजयोग होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि राजयोग क्या होता है, राजयोग से क्या होता है। तो राजयोग में 3 योग होते हैं राहुल जी। पहला योग होता है कि वह व्यक्ति बहुत बड़े पदाधिकारी बनते हैं, मतलब वो उस तरह के व्यक्ति स्वयं अपने काम को नहीं करते हैं, वो किसी के द्वारा कार्य को कराते हैं। जैसे जिला स्तरीय पदाधिकारी हो गए, राज्य स्तरीय पदाधिकारी हो गए, साधारण भाषा में बोलेंगे तो आईएएस अफसर हो गए, आईपीएस हो गए, बीडीओ हो गए, सीओ हो गए, सिविल सर्जन हो गए। ये पहला राजयोग में आता है। कब? जब उनके हाथ में बुध और गुरु दोनों उच्च के होते हैं। दूसरी राजयोग होती है, यदि ये योग नहीं बन पाता है संयोगवश, तो दूसरा राजयोग में आता है वह व्यक्ति बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं, 2-4 कंपनियां उनकी हो जाएगी, या यदि वो व्यवसाय में है तो 2-4 10-20 उनकी दुकानें हैं, या किसी और जो वाहन के क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्टिंग लाइन में है, तो 10-20-50 उनकी गाड़ी चल रही है। तो ये भी एक उद्योग की तरह है। तो द्वितीय राजयोग में उद्योगपति का योग होता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि ना हम तो आईएएस बन पाए, ना उद्योगपति बन गए। तो तीसरा राजयोग है जो सबसे स्पष्ट और अच्छा भी बोला जाएगा कि वह या तो राजनेता होगा, विधायक होगा, मंत्री होगा, पार्षद होगा, मुखिया होगा, सरपंच होगा, अर्थात वह जन समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है। जिस जातक के हाथ में बुध और गुरु उच्च के होते हैं, यदि गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मस्तक बनाए हैं, तो उस व्यक्ति को अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात वसीयत के माध्यम से धन की भी प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों को देखें, किसी के मामा का धन मिल गया, किसी को ससुराल में धन मिल गया। तो ये सारे जो धन की प्राप्ति होती है, जिसमें कोई अचल संपत्ति मतलब होता है जिसमें कोई लागत नहीं हो आपका, तो ये गुरु दिलाते हैं। गुरु उच्च के होते हैं, वह व्यक्ति को राजा के समान जीवन जीते, उनमें कभी किसी जीवन में तकलीफ नहीं आती। तो ये हमारे
गुरु और बुध की महत्व है हस्तरेखा में। यदि ये दोनों नीच का, एक सवाल और भी आएंगे, यदि ये दोनों नीच के हो गए तो क्या होगा? बुध और गुरु यदि नीच के होंगे, यदि बुध नीच के होते, बुध जो होते हैं वह विद्या, धन, लक्ष्मी, नौकरी, व्यापार, ये सारे का मालिक बुध होते हैं। यदि कुंडली या हस्तरेखा में बुध नीच के होते हैं तो वह जातक को पेट से संबंधित परेशानी बिल्कुल ही रहेगा। तो बुध का नीच का होना अस्वस्थता का प्रतीक है। वह व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा। यदि बच्चा है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यदि वो व्यवसाय में है तो व्यवसाय ग्रोथ नहीं करेगा। यदि वो नौकरी पेशे में है तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। ये सारे बुध करते हैं। तो ये सब क्या पंडित जी, ये जो बुध है, जो ये गुरु है, तो ये क्या जन्म से ही होती है? नहीं, हस्त की रेखा कभी कभी चेंज होती है। कुंडली जो है एक बार लिखा जाता है। कुंडली जो है जातक के जन्म के समय आकाश में ग्रहों की स्थिति पर कुंडली का निर्माण होता है, जो एक बार लिखा जाता है। लेकिन हस्तरेखा जो है हाथ में कभी कभी अपना वो दिशा बदलते रहता है जी। इसीलिए हस्तरेखा दिखाने के बाद जो लोग रत्न धारण करते हैं तो कभी देखते हैं कि उनको पुखराज मांग रहा है तो पुखराज लगा लिए, फिर देखते हैं कि अरे तो नहीं पन्ना मांग रहा है तो पन्ना। तो ये हस्तरेखा थोड़ा सा चेंजिंग होते रहता है लाइफ के जीवन में। और कुंडली एक ही होता है, एक ही बार लिखा जाए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब हम सूर्य के बारे में बताएंगे। सूर्य भी एक बहुत सकारात्मक ग्रह है जीवन का। सूर्य जो आपका अनामिका उंगली के ठीक नीचे भाग में ये सूर्य का पर्वत है जी। यहां से सूर्य रेखा निकलती है। कोई भाग्य रेखा बोलता है, कोई विद्या रेखा बोलता है। यहां से एक रेखाएं निकलती हैं। अब सूर्य यदि नीच के होते हैं तो उनका बहुत बुरा परिणाम मिलता है। वो व्यक्ति जिंदगी भर संघर्ष में जीवन उनका रहता है। पूरे जिंदगी स्ट्रगल लाइफ रहता है। कोई भी काम करते हैं उनको सफलता मिलता है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद मिलता है। सूर्य नीच के रहते हैं। और वहीं सूर्य जब उच्च के हो जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी काम होने लगता है। मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है। और सूर्य की एक और उपलब्धियां हैं। जिस जातक के हाथ में सूर्य नीच का है तो उनके वंश वृद्धि में समस्याएं उत्पन्न होती है। आपने कभी कभी देखा होगा किसी की शादी हो गई 10 साल तक बच्चे नहीं हुए, किसी की शादी हो गई 15 साल तक बच्चे नहीं। इस सूर्य के नीच के होने के कारण होता है। तो सूर्य का उच्च होना बिल्कुल ही अच्छा है। और सूर्य उच्च करने के लिए एक रत्न आता है, माणिक धारण करते हैं। उससे भी नहीं होता है तो रविवार को नमक छोड़ दीजिए। और रविवार को जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन करता है उनका सूर्य कभी उच्च के नहीं हो सकते हैं। और रविवार को मांसाहारी भोजन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए जिन जातक को सूर्य नीच का है। तो ये हमारे सूर्य ग्रह का प्रभाव है जो हस्तरेखा में अनामिका उंगली के ठीक नीचे रहते हैं। तो बुध, सूर्य और गुरु, ये तीन के बारे में आज हम लोग चर्चा किए, ये तीनों ग्रह के बारे में। और तीनों ग्रह सकारात्मक है, हाथ में अच्छे फल देते हैं। गुरु जो होते हैं भाग्य का मालिक होते हैं। संस्कृत में एक स्पष्ट श्लोक है, आपने कहीं सुने भी होंगे, भाग्यम लभेत सर्वदा न च पुरुष न च विद्या। इस श्लोक को बहुत लोग जो आधुनिक युग के हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं पंडित जी, कर्म बहुत बड़ा होता है, भाग्य क्या होता है, कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य क्या साथ देगा। लेकिन ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में लिखा हुआ बात बिल्कुल ही सत्य होता है। भाग्य यदि अच्छा है आपका तो वैसा कर्म करने का प्रेरणा देता है। और यदि भाग्य अच्छे नहीं है तो आप कर्म जो करना चाहते हैं उसमें मन नहीं लगेगा। जैसे बच्चा का है, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा तो कैसे पढ़ेगा जी। किताब इसे दोनों पेज निकाला हुआ है, कहीं बात सोच रहा है, उसका बुध नीच का है, गुरु साथ नहीं दे रहे हैं। तो अध्यात्म में एक बहुत बड़ा चीज है जिसको आपको बोला जाएगा, समझाया जाएगा। विश्वासम लभेत सर्वदा न च पुरुष न च।
विश्वास भी बहुत बड़ा चीज होता है। विश्वास करके अध्यात्म में से जुड़िएगा तो वो सदा लाभदायक होता है। आज हम इतना ही बोल करके इस वाणी को विराम देते हैं। अगले सेशन जो होगा हम लोग उसमें आप शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे, मंगल के बारे में चर्चा करेंगे, केतु के बारे में, बहुत सारे हैं ये क्या फल देते हैं, इनका क्या। बहुत से पंडित जी लोग से पूछते हैं कि पंडित जी मेरे हाथ में देखिए ना विदेश यात्रा का जो है कि नहीं ऐसा भी होता है। या बहुत लोग बोलते हैं पंडित जी देखिए ना मेरा शादी कैसा होगा, कहीं अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है। तो ये सारे शुक्र बताते हैं, जो अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि शुक्र क्या फल देते हैं। शुक्र ग्रह दो ही चीज का फल देते हैं, एक दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्रसंग, इसी से चर्चा रहता है उनका, और विदेश यात्रा का भी हाथ में रेखाएं रहती है, जो अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद राहुल जी। धन्यवाद पंडित जी। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त किए हैं। हमने भी बहुत कुछ सीखा आज पंडित जी से कि जिस तरह कर्मों की महत्ता है इस धरती में, इस हमारे पूरे जीवन काल में, उसी तरह से भाग्य की भी एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन काल में। इसे भी आप मानिए, क्योंकि जो भी है वो हस्तरेखा है, और हस्तरेखा से क्या होता है, हमारे भविष्य में क्या घटना घटने वाली है उसका पता चलता है, और उस हिसाब से हम लोगों को अपने कर्मों के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि जब तक हम लोग अपने कर्मों के लिए तैयार नहीं होंगे, हम लोग कर्म नहीं करेंगे। तो चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी।